असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट पर विवाद के बाद लोकसभा सचिवालय की एक और एडवाइजरी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसके मुताबिक मानसून सत्र के दौरान सदन में पैम्पलेट्स, लीफलेट्स या प्ले कार्ड्स के बांटने पर रोक लगा दी गई है। यह एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी हुई है जब संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन और धरना देने पर पाबंदी लगाने को लेकर विपक्ष हमलावर है। आदेश के अनुसार किसी भी तरह का साहित्य, प्रश्नावली, पैम्पलेट, प्रेस नोट, लीफलेट या मुद्रित अन्य कोई सामग्री माननीय अध्यक्ष की इजाजत के बिना सदन के परिसर में वितरित नहीं होनी चाहिए। संसद भवन परिसर के अंदर तख्तियों पर भी सख्त पाबंदी लगाई जा रही है। तीस्ता शीतलवाद पर एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ जहां एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि तीस्ता शीतलवाद ने जो कुछ भी किया वह कांग्रेस के कहने पर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तीस्ता को शुरू में 30 लाख रुपए दिए। तो वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव की वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को छवि खराब की जा रही है। इस मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि तीस्ता शीतलवाड़ के लोग राजनीतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग इस मंसूबे के साथ काम कर रहे थे कि गुजरात की सरकार को बर्खास्त किया जाए और गुजरात सीएम को फ्रेम किया जाए। देश में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध के क्रम में एक कड़ी और जुड़ गई है। प्री पैकेज्ड और प्री लेवल आटा, दाल, दही, गुड़ समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों पर 28 जुलाई से लगने वाली 5% जीएसटी के विरोध में आज देश भर में 7,300 कृषि उपज मंडियां, 13,000 दाल मिले, 9,600 चावल मिले, 8,008 मिले और 30 लाख छोटी चक्कियां बंद रखने की घोषणा की गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कारोबार बंद में करीब 3 करोड़ खुदरा व्यवसाय भी शामिल होंगे। अगर केंद्र सरकार जीएसटी वापस नहीं लेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि अनब्रांडेड खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना जीएसटी की मूल भावना के विपरीत है। पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके मद्देनजर यह विरोध किया जा रहा है क्योंकि सरकार के इस कदम से महंगाई और बढ़ेगी। भारत में कोरोना मामलों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर देश में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,044 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वहीं 56 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके बाद कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1,40,760 पहुंच गई है। कोरोना के ताजा डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,301 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली डेली पॉजिटिविटी रेट की बातें करें तो फिलहाल 4.80% है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। संसद का आगामी मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में 24 नए बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2022 से लेकर वन ऊर्जा संरक्षण और फैमिली कोड संशोधन बिल शामिल है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2022 मध्यम व छोटे प्रकाशकों के दृष्टिकोण से मौजूदा अधिनियम की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखते हुए मौजूदा अधिनियम के गैर अपराधीकरण द्वारा प्रेस और पुस्तक के पंजीकरण अधिनियम 1876 को प्रस्तावित करने का प्रयास करेगा। इस विधेयक का कड़ा विरोध हो सकता है क्योंकि कहा जाता है कि यह विधेयक छोटे प्रकाशकों और डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष पहले ही आरोप लगा चुकी है कि सरकार देश में आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार सूचना या कंटेंट का इस्तेमाल को लेकर मौजूदा आईटी कानून में बदलाव की तैयारी में दिख रही है। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बिग टेक कंपनियां कंटेंट के लिए न्यूज आउटलेट्स को भुगतान करें। सरकार बड़ी टेक कंपनियों की जैसे गूगल, मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ट्विटर और अमेजॉन के भारतीय समाचार पत्रों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को राजस्व का हिस्सा बनने के लिए उपयोग के तौर पर देख रही है। भारत सरकार का शायद ये पहला आधिकारिक बयान है जिसमें स्वतंत्र समाचार और प्रकाशन आउटलेट की सूचना का इस्तेमाल करने के लिए वैश्विक इंटरनेट दिग्गजों को भुगतान करने की योजना है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये कदम नियामक हस्तक्षेपों के जरिए उठाया जा रहा है जो मौजूदा आईटी कानूनों में संशोधन के हिस्से के रूप में हो सकता है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मंकी पॉक्स को नोडल सेंटर बनाया है। सूत्रों का मानना है कि राजधानी में बेशक इस वायरस का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकार ने अस्पताल को आइसोलेशन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यही बीमारी के संदिग्ध और कंफर्म मामलों का इलाज होगा। सरकार का यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब केरल के कोल्लम में रहने वाले 35 साल के शख्स में वायरस की पुष्टि हुई है। लोकनायक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुरेश कुमार ने सरकार के इस कदम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हम अपने डॉक्टर और कर्मचारियों को मंकी पॉक्स के मामलों में आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और प्रबंधन के बारे में सभी वैज्ञानिक ज्ञान और मानक
संचालन प्रक्रिया प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वह सुबह ही विशेष विमान से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद वे जालौन के लिए रवाना हो गए। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसका शिलान्यास उन्होंने ही 2 साल पहले ही किया था। पीएम मोदी ने फरवरी 2020 में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जिसे फरवरी 2023 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना संकट के बावजूद इसे 8 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से सरकार और इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों में उत्साह, वहीं विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और राजद ने कुछ समय पहले अपनी राहें अलग कर ली थी, लेकिन अब ये पार्टियां फिर से एकजुट होती दिखाई दे रही हैं और मामला राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बड़ी दूरियां घटती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार का विपक्ष साथ नजर आ रहा है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन भी एकजुट है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन को भी अभी विपक्ष का मत लेने की अभी आस है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष प्रत्याशी यशवंत सिन्हा शुक्रवार को पटना पहुंचे थे और विपक्षी दलों के साथ बैठक भी करी थी। इस बैठक में प्रत्यक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यशवंत सिन्हा का स्वागत भी किया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार योग्य और अनुभवी हैं। ये राष्ट्रपति बनेंगे तो महज रबर स्टैंप नहीं रहेंगे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।